जो व्हीकल चलाते हैं वो अगर नींद में है तो एक्सीडेंट होती है। कितने सारे ट्रक एक्सीडेंट हम सुनते हैं, पेपर में आता है। उसमें से बहुत सारे का रीजन ये है कि वो नींद में है, वो सो रहे थे जो भी ड्राइव कर रहे थे, रात में ड्राइव कर रहे थे या दिन में ड्राइव कर रहे थे। प्रीवियस नाइट पूरा ड्राइव किया और दिन में सोए नहीं ठीक से और दिन में ड्राइव किया तो एक्सीडेंट हो जाती है। इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता है। इनफैक्ट पायलट्स को कंपल्सरी स्लीप स्टडी करना पड़ता है, तो ही उनको फिटनेस मिलता है पायलट चलाने के लिए। गाड़ी चलाना या बस चलाना कम इम्पोर्टेंट नहीं है प्लेन चलाने से। तो ये सब का जो अवेयरनेस है, जो जानकारी है हमारे समूह में वो काफ़ी कम है। और हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको घूरना होता है वजन की वजह से या बिना वजन के भी, तो रात को घूरते हैं, ठीक से नहीं सोते हैं और दिन में नींद आती है। तो उनको पता भी नहीं रहता कि बीमारी है जो जिसका इलाज करना चाहिए। उनको लगता है कि अच्छे से घूरते हैं मतलब अच्छे से सोते हैं। हमने कितने बार सुना ना कि वो तो एकदम घूर के मस्त सोते हैं, एक्चुअली जो घूर के सोते हैं वो मस्त नहीं सो रहे होंगे। तो बहुत सारे पेशेंट जो घूरते हैं उनको एक्चुअली श्वास की तकलीफ रहती है रात के टाइम में। घूरना मतलब जो श्वास की नली है वो पार्शियल बंद हो है। जो रात को ज़्यादा तकलीफ होती है वो उसमें एक्चुअली ऑक्सीजन लेवल कम होती है चांसेस है। और उसमें 80% उनका डायग्नोसिस ही नहीं हुआ रहता है, मतलब किसी को मालूम ही नहीं रहता कि उनका टेस्टिंग होना चाहिए और उनका डायग्नोसिस नहीं होता तो फिर ऑब्वियसली उसका इलाज भी हो नहीं पाता है। तो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे मिलियन पेशेंट्स हैं, मतलब हज़ारों लाखों में सोते हैं तो हमारे मसल्स रिलैक्स होते हैं, टंग पीछे जाता है, उसकी वजह से सांस की नली रुक जाती है, उस दौरान ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता है और ये चोकिंग जो है उसको बंद करने के लिए बार बार ब्रेन को उठना पड़ता है, अराउजल होता है ताकि ब्रीदिंग वापस से चालू हो जाए। ये साइकिल बहुत बार रात भर होते रहते हैं। तो जब ये ब्रेन वापस से उठता है उस टाइम पे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है और क्योंकि ये बार बार होता है तो पेशेंट्स को हाई बीपी होने के चांसेस रहते हैं, मेटाबॉलिक इश्यूज होने के चांसेस होते हैं, अगर डायबिटीज नहीं है तो डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बार बार ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता है रात में, एक एक करके ऑर्गन्स अफेक्ट होना चालू होता है। तो धीरे धीरे करके ये सिम्टम्स बढ़ते चले जाते हैं। तो ऑक्सीजन लेवल लो होता है, नींद पूरी नहीं होती है, बार बार रात को उठते हैं, सिम्पथेटिक सर्जेस होते हैं, मतलब ब्रेन को जो रेस्ट चाहिए वो मिलता नहीं है ब्रेन को और इसकी वजह से एक ऑर्गन अफेक्ट होना चालू होता है। तो हम लोग कौन से पेशेंट्स में स्लीप एपनिया के बारे में सोचते हैं, जो रात में स्नोरिंग करते हैं, जिनके वाइफ या फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि वो चोक हो रहे हैं रात में, जिनका ओबेसिटी है या फिर नेक उनका ठीक है, जिनको बीपी कंट्रोल में नहीं रह रहा है, जिनका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रह रहा है, जिनको हार्ट रेट इरेगुलर है या फिर जो दिन में बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स में हमको स्लीप एपनिया के बारे में सोचना चाहिए। और काफ़ी हद तक लोगों को पता भी नहीं है इस चीज़ के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। अच्छी बात यह है कि जो ट्रीटमेंट है काफ़ी आसान है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है लाइफस्टाइल चेंजेस और वेट लॉस। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स जो आपने देखा कि ओबेसिटी एक इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है स्लीप एपनिया। तो यदि वेट लॉस हो तो स्लीप एपनिया काफ़ी हद तक सीवियरिटी में कम हो सकता है। इनफैक्ट माइल्ड स्लीप एपनिया काफ़ी बार वेट लॉस से पूरी तरह से रिवर्स भी हो सकता है। उसके अलावा जैसे आपने देखा ये प्रॉब्लम मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है, मोटापे की वजह से या सांस की नली नैरो होने की वजह से नींद में सांस का जो फ्लो है या हवा का जो प्रवाह है वो पूरी तरह से रुक जाता है या अटक जाता है। तो यदि सांस की नली को नींद में खुला रखा जा सके तो ये प्रॉब्लम जो हो रहा है, जो ऑक्सीजन डिप होता है, हवा नहीं पहुंचती, नींद इंटरप्ट होती है और इंसान नींद से उठ जाता है, ये जो साइकिल है वो ब्रेक हो सकता है। तो एक सिंपल मशीन है जिसको हम सीपैप बोलते हैं या ऑटो सीपैप बोलते हैं, जो नॉर्मल हवा ही प्रेशर के साथ देता है और सांस की नली को चोक होने से प्रिवेंट करता है। ये सबसे सिंपलेस्ट और सेफेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है स्लीप एपनिया। सो यूजुअली कॉम्बिनेशन में काम करना पड़ता है, जैसे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट लॉस, यूज ऑफ सीपैप। कुछ कंडीशंस में सर्जिकली भी इसको ट्रीट किया जा सकता है, जैसे ईएनटी अगर कॉज है कि बहुत ज़्यादा बड़े टॉन्सिल्स हैं या जो छोटी जीभ या बड़ जीभ बोलते हैं उसकी साइज बहुत बड़ी है, तो उन चीज़ों को सर्जिकली कुछ हद तक करेक्ट किया जा सकता है। So as a neurologist, the funny thing about sleep apnea, sleep problems is that जो काम आपने जो देखा
स्लीप लैब में जो मॉनिटरिंग चलती है, लंग फंक्शन का होता है, ऑक्सीजन का होता है, बट सिम्टम्स ज़्यादातर हमारे पास आते हैं एज ए न्यूरोलॉजिस्ट। अगर आप हमारे साथ एक दिन ओपीडी में बैठेंगे तो वी फाइंड दैट अगर आप डायरेक्टली पेशेंट से पूछो, are you sleeping well, 90% of our patients say that they are not sleeping well or they have low energy levels। ये कॉम्बिनेशन जो हमको मिलता है यूजुअली जब हम पेशेंट से बात करते हैं कि उनका एनर्जी लेवल्स लो है, वो ठीक से सो नहीं पाते हैं, इट्स अ वेरी बिग साइन दैट देयर इज सम प्रॉब्लम गोइंग ऑन विद स्लीप। और वहाँ पे हमको क्या करना है? सी एज अ न्यूरोलॉजिस्ट स्लीप जब प्रॉपर नहीं होता है, और हम समझते हैं कि जैसे मैडम ने आपको शुरुआत में डॉक्टर जयलक्ष्मी ने बताया कि 1/3 of our time is spent sleeping, but the fact is 24 hours of our life all the time sleep in one form or the other is playing a role, क्योंकि एक सर्केडियन रिदम जो होता है उसकी डिस्ट्रप्शन में स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो एज अ न्यूरोलॉजिस्ट क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? अटेंशन एंड विजिलेंस, जो आप काम करते हैं, जो भी आपका काम होगा, कुड बी एन ऑफिस जॉब, ड्राइविंग हो सकता है, हाई प्रोफाइल जॉब है, बट जब आपकी अटेंशन पूरी नहीं हो पाती है, योर परफॉर्मेंस ड्रॉप सिग्निफिकेंटली। देयर आर स्टडीज व्हिच शो दैट व्हेन यू आर स्लीप डिप्राइव्ड, योर अटेंशन कैन ड्रॉप इन अ मैनर दैट योर IQ ड्रॉप्स बाय 30 to 50 पॉइंट्स। अब समझ लीजिएगा, अगर आपकी इंटेलिजेंस है, IQ इज अ फॉर्मल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, अगर आपकी IQ है 110 बट आपका नींद ठीक से नहीं हुआ है, आप स्लीपी हैं, तो आपकी IQ कैन ड्रॉप टू एज लो एज maybe 90 or 80। मैं ये लीगल कंसल्टेंट हूँ, सेमी लीगल सब्जेक्ट, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन ऑन दैट। कभी भी कोर्ट में खड़ा हुआ था, कभी भी मामले में कंसल्टेंसी का करना होता है। 2021 का पहले मेरे को स्लीप कैसा होता, जो सिम्टम्स बताया गया सब था, स्नोरिंग, डिस्टर्ब स्लीप एंड डे टाइम गिडीनेस, बहुत कुछ था। मैं समझता था कि मैं ज़्यादा पानी पीता हूँ, इसलिए हर आधा घंटा उठना पड़ता है। पानी कम कर देखा फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर डॉक्टर के पास जाने से इलाज करना है, इसके ये हालत याद है, इसका कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है, कुछ जानकारी नहीं मिलता। 2021 में दूसरा बार मेरे को कोरोना लगा। मैं एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल, नाम नहीं बताऊंगा, प्रसिद्ध हॉस्पिटल में 10 दिन एडमिट था। मार्च 31 2021 से लेकर 10 दिन एडमिट था। उसके बाद 8 महीना तक मेरे को खांसी चलते रहा, और उधर कोरोना में डॉक्टर बोल रहे हैं कि कोरोना चलने बैठा है, थी। And it was affecting my profession. The cause was I already had sleeplessness, giddiness the daytime, irritation and all that. This was affecting my profession. मैं मीटिंग के लिए जाता था कार में, मीटिंग में तक पहुंचते सो जाता था, मीटिंग मिस करता था, गाड़ी में सोते रहा, मीटिंग बहुत सारे मीटिंग मिस किया। अगर काशी के लिए डॉक्टर औरंगाबाद वाले के पास आए, कैसे में आया याद है, किसने कर दिया याद है, पहले बार यहाँ पर आया है। Warm welcome to this event and thank you everybody for coming and joining us. As we know that people think that daytime lethargy, daytime excessive sleepiness is normal and probably you have slept well last night or you were tired or something, ignoring the fact that there could be an underlying disorder or people complaining that it's going very hard and then he is lethargic, he doesn't work well, he doesn't concentrate on studies, he doesn't concentrate on work, but there could be an underlying disorder. So this is what we are standing here for, to enlighten people, to create awareness, to make you aware of the fact that this is a disorder which needs to be treated. And as early as you treat, your life becomes absolutely comfortable. Here we are a panel of experts, and through our dedicated sleep clinic, sleep disorder clinic, we are wanting to tackle this problem right at the beginning. Thank you very much for coming. I will request. नहीं, हर एक नहीं होता है। कुछ लोगों को खराटे देते हैं लेकिन स्लीप एपनिया नहीं है, तो हम उनके सिम्टम्स देखते हैं, मतलब उनको नींद आती है, फ्रेश रहते हैं, मॉर्निंग में ब्लड प्रेशर रहेगा, वो सब चीज़ें नहीं है, चीज़ें नॉर्मल है, तो उनको स्लीप एपनिया का चांसेस कम रहते हैं। स्टडी में भी हम चेक करके देख सकते हैं कि सच्ची में है या नहीं। अल्टीमेटली वो स्लीप स्टडी करके देखना पड़ता है कि सच्ची में उनको स्लीप एपनिया है या नहीं। कराटे लेते हैं, उनका चेक करके देखने तो करेंगे। और ये जो बीमारी है ज़्यादा पुरुषों में दिखाई जाती है या महिलाओं पुरुषों में ज़्यादा है। पुरुषों में अप टू एज ऑफ 50-55 ज़्यादा रहता है। 55 एज के बाद महिलाओं में और पुरुषों में सेम।
इसमें और एक एडिशनल इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने बताया, not all snorers have OSA and not all OSA patients are snoring. तो ये समझना जरूरी है कि यस, खराटे लेना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रेड फ्लैग है कि प्रॉब्लम चल रहा है, बट खराटे नहीं ले रहे हैं इसका मतलब नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है। तो सभी सिम्टम्स को एनालाइज करना जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि अगर वो दिन में थक गए हैं, उनको दूसरे फॉर एग्जाम्पल उनका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रहा, उनकी ब्लड प्रेशर दवाई लेने के बाद भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो फिर हमको सस्पेक्ट करना पड़ता है। यस, कोई बंदा होगा जिसमें ये सब लक्षण दिख रहे हैं लेकिन उसने दुर्लक्ष्य किया, तो उसके शरीर पे क्या परिणाम हो सकते हैं? तो ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ पे जो लाइफस्टाइल डिजीज का एपिडेमिक चल रहा है, उसका एक सिग्निफिकेंट बर्डन, untreated, unrecognized sleep disorders, other factors are also their lifestyle से related. So implications of poorly treated, undertreated, underdiagnosed conditions, be it hypertension, diabetes or sleep apnea, means that your risk of developing heart attack, stroke, cancer, certain types of arthritis, and of course a massive decline in quality of life. तो ये सभी उसके implications हैं for the future. और इतना सारा preventable है, क्योंकि आजकल क्या होता है, मॉडर्न मेडिकल साइंस ने क्वांटिटी ऑफ लाइफ, अगर आप देखें, हम जब भारत आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, जो हमारी एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, और उस दिन से लेकर आज हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बहुत आगे आ गए हैं। ऑन एन एवरेज हमारा फॉर एन इंडियन मेल इट इज अबाउट 76 years, फॉर एन इंडियन फीमेल इट्स अबाउट 78 years, सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री इट्स इवन बेटर। यानी हम ज़्यादा जी रहे हैं, बट इट्स नॉट जस्ट क्वांटिटी ऑफ लाइफ बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। Add life to the years, not just years to life. सर, जो लोग नाइट में काम करते हैं, उनका डे में स्लीप सफिशिएंट होता है कि शिफ्ट वर्कर्स बोलते हैं उस प्रकार के काम करने वाले को, जैसे वॉचमैन या नाइट ड्यूटीज या कंप्यूटर वर्कर्स, उनमें पर से देयर इज एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ स्लीप एपनिया पर से। एंड अगर उनका मॉर्निंग का स्लीप ऑप्टिमल नहीं है तो उनको भी सेम चीज़ें का रिस्क रहता है। तो टू आंसर शॉर्ट, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ स्लीप दैट मैटर्स। तो सही समय पे सोने से उतना ही इम्पोर्टेंट है सही तरीके का नींद मिलना, जिसमें एयर फ्लो, ताकि सांस का नली का जो डायमीटर है वो मेंटेन रहना और एयर फ्लो प्रॉपर रहना। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। द क्वालिटी ऑफ स्लीप मैटर्स मोर देन द टाइम। इसी सवाल से जुड़ा हुआ सवाल है, कोई भी नॉर्मल बंदा हो तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए कितना नींद जरूरी होता है? कितने घंटे का नींद जरूरी होता है? 6 से 8 घंटा, आइडियली 7 से 8 घंटा नींद। कुछ लोगों को 9 घंटा भी जरूरत है। ज़्यादा नींद भी अच्छा नहीं लगता है, उससे भी बीमारी पड़ते हैं, और कम नींद भी अच्छा नहीं लगता है। ज़्यादातर आजकल हम देखते हैं कि लोगों को कम नींद है। जो शिफ्ट वर्कर का प्रॉब्लम है वो यही होता है कि वो लोग रात को दिन में उतना नहीं सो पाते, 6, 7, 8, 9 उनका पूरा नहीं होता, 4-5 घंटे सोते, तो उनका स्लीप का प्रॉब्लम आने लगते हैं। बट 6 से 8 घंटा, 6 घंटा कम से कम, 7 से 9 घंटा बोलते हैं, तो मैक्सिमम 9 घंटा तक, 9 घंटा, 6 से 8 पहुँचो। मैडम, बहुत लोगों को ऐसा तभी होता है, एक बार वो रात को नींद खराब हुआ है तो वापस उनको नींद नहीं आती, उसके ऊपर भी ट्रीटमेंट क्लिनिक में हो जाए। हाँ, सो ये बेसिकली इंसोम्निया बोलते हैं इसको, स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया। जिनकी नींद टूट जाती है फिर नींद नहीं आती, तो हर चीज़ का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। स्लीप, ये जो स्लीप इंसोम्निया जो बोलते हैं, या तो मेंटेनेंस का होता है या ऑनसेट का होता है, तो इनके लिए मेडिकेशंस भी होती है और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करके एक साइकोथेरेपी का टाइप होता है जो आपको इसको इम्प्रोवाइज करने के लिए हेल्प करेगा। और आपका जो पहला वाला क्वेश्चन था ना, स्लीपिंग आवर्स, इट्स वेरी वेरिएबल। बच्चे ज़्यादा सोते हैं, किड्स रिक्वायर मोर स्लीप, एडल्ट्स यूजुअली 6 to 8 hours, बट ये सबके लिए एक ही मापदंड नहीं होता है। सम पीपल आर ट्रेडिशनली स्लीपिंग लेस आवर्स, सम पीपल स्लीप मोर आवर्स। So basically optimal sleep is that sleep which makes you function optimally for the rest of the day. So if you are good at 6 hours of sleep and you can function absolutely normally throughout the day, that may be good enough for you. But as ma'am said, 6 to 8 hours is good enough. आज हमने अपोलो हॉस्पिटल में स्लीप डिसऑर्डर्स क्लिनिक लॉन्च किया है। तो इसका मेन पर्पस है कि स्लीप डिसऑर्डर के जो पेशेंट है उनको हम अंडर वन रूफ एंड एट अ टाइम सब उनका जो प्रॉब्लम है
लाइक उनको स्नोरिंग का प्रॉब्लम रहता है, उनको दिन में नींद आने का प्रॉब्लम रहता है, कंसंट्रेशन या फोकस में प्रॉब्लम रहता है, या उनको ब्लड प्रेशर, उनको डायबिटीज़, उनको हार्ट डिजीज़ का इश्यूज़ रह सकते हैं स्लीप डिसऑर्डर्स की वजह से। तो हम उसका टेस्टिंग और उनका ट्रीटमेंट जो दूसरे स्पेशलिटीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, जैसे ENT डॉक्टर्स, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट, जैसे डाइटिशियन, जैसे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ये सब रेफरेंसेस इजीली और अंडर वन रूफ जल्दी से एक ही ग्रुप की कंसल्टेशन में जल्दी से हो जाए, प्लस सब टेस्टिंग हो जाए, जो ट्रीटमेंट है हम स्टार्ट कर पाए, वो ट्रीटमेंट दिखा पाए पेशेंट को प्रॉपरली, उनको समझा सके, और उनके जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं उनके वेट रिलेटेड और उनके जो डायबिटीज़ रिलेटेड हो, ब्लड प्रेशर रिलेटेड हो, ये सब हम साथ में एड्रेस कर सकें। इसलिए हम स्लीप डिसऑर्डर्स क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे डिटेल में टेस्टिंग फैसिलिटीज़ ऑलरेडी है, वो हम डिटेल में पेशेंट को दे सके और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली टाइट्रेट करके प्रॉपरली पेशेंट को एडवाइस कर सके। एडिशनली हमारा और एक ये है कि सोसाइटी में स्लीप डिसऑर्डर का जानकारी बहुत कम है, लोग जानते नहीं हैं उनका सिम्टम्स क्या है, ये बीमारी क्या है, उसका ट्रीटमेंट भी हो सके, ये लोग जानते नहीं हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में जो अवेयरनेस है ये हमको बढ़ाना है, ताकि लोग जाने कि ये जो वो लोग सफ़र कर रहे हैं वो एक्चुअली एक बीमारी है जिसका इलाज हो सकता है। तो ये दो एक्चुअली मेन हमारा पर्पस है, इसलिए हम स्लीप डिसऑर्डर क्लिनिक करके एक वर्टिकल अपोलो में स्टार्ट कर रहे हैं। मैडम, स्लीप डिसऑर्डर के सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में बताइए। स्लीप डिसऑर्डर में अक्सर टाइम पेशेंट का थोड़ा वेट ज़्यादा रहता है, ओबीज रहता है, कभी कभी नॉर्मल वेट पेशेंट को भी होता है। मेन सिम्टम देखा जाए तो उनको स्नोरिंग होते हैं, खराटे लेते हैं रात को, दिन में नींद आने की प्रक्रिया रहता है, सुबह उठेंगे तो फ्रेश नहीं लगता है, रात को अक्सर सोते समय आवाज़ें आते हैं, ब्रीदिंग ब्लॉक होता है, जो बेड पार्टनर है उनको दिखता है कि चोक हो रहा है पेशेंट, सडनली ऐसे ऐसे आता है, आवाज़ आता है, सडनली ब्रीदिंग बंद ही हो जाता है, फिर सडनली चोक होके उठ जाते हैं। इस प्रकार का सिम्टम्स रात भर चालू रहता है। कभी कभी उनका ब्लड प्रेशर रहता है जो कंट्रोल में नहीं आता है, जो अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है उनका वन ऑफ द मेन रीज़न ये स्लीप एपनिया रहता है। कभी कभी पेशेंट को हार्ट डिजीज़ रहता है या स्ट्रोक आया हुआ रहता है वजन मोटापे के वजह से, और उसके वो भी रीज़न स्लीप डिसऑर्डर से लिंक्ड रहते हैं। तो मेन जो बोला जाए तो स्नोरिंग, दिन में फ्रेश नहीं लगना, दिन में नींद आना, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाना, हेडेक टाइप होना, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल में रहना और वजन ज़्यादा होना, ये कॉमन सिम्टम्स है। ट्रीटमेंट मैम इसमें जो है पहले हम डायग्नोस करते हैं, डायग्नोसिस के लिए स्लीप स्टडी होता है। ये स्लीप स्टडी छोटा सा स्लीप स्टडी रह सकता है जो घर में भी कर सकते हैं, जिसमें EEG वगैरह नहीं लगाते हैं, EEG लगा के भी घर पे भी कर सकते हैं। और इन हॉस्पिटल स्टडी रहता है जो फुल लेवल 1 स्टडी करके बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें टेस्ट किया जाता है, जिसमें ब्रेन का स्लीपिंग देखते हैं EEG लगा के, उसमें आई मूवमेंट्स चेक होता है, उसमें स्नोरिंग चेक होता है, ब्रीदिंग पेट से हो रहा है कि छाती से हो रहा है वो चेक करते हैं, लेग मूवमेंट, पैर का अननेसेसरी मूवमेंट हो रहा है क्या स्लीप में, ये चेक करते हैं। तो उसको लेवल 1 पॉलीसोमनोग्राफी बोलते हैं। तो इसका जो रिजल्ट देखने से हमको पता चलता है कि पेशेंट को स्लीप एपनिया नामक डिसऑर्डर है या नहीं है, या अलग भी स्लीप डिसऑर्डर्स रहते हैं जिसको नार्कोलेप्सी बोलते हैं कि दिन में कंटिन्यूसली सोते रहते हैं, ऐसा कुछ है क्या, वो भी हमको पता चलता है टेस्टिंग के बाद उसमें। और उसके बाद ट्रीटमेंट है, CPAP करके मशीन रहता है, नॉर्मली कॉमनेस्ट ट्रीटमेंट CPAP। तो CPAP एक छोटू सा मशीन रहता है जिसमें एक मास्क रहता है, वो मास्क नोज़ में लगाते हैं या नोज़ और माउथ दोनों में साथ में लगाते हैं, उससे हवा पंप किया जाता है ताकि जो श्वास की नली बंद होती है रात को वो खुला रहे। इसकी वजह से वो जो स्नोरिंग है वो भी खत्म होता है, पेशेंट को जो ब्रीदिंग में ब्लॉक्स हो रहे थे नाइट में वो भी खत्म होता है, पेशेंट अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं रात को, और ये जो स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम सॉल्व होता है और पेशेंट दिन में अलर्ट अवेक रहते हैं, उनका वेट लॉस में भी हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर भी इम्प्रूव होता है। थैंक यू।